ओके, सो फ्रेंड्स आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर और उसका आज एक तरह से पार्ट 3 है जिसमें आज हम एल्काइंस पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ एल्केन से शुरू किया था और एल्केन के बाद हमने किया एल्कीन और आज शुरू करने वाले एल्काइंस। और शुरू करने के साथ साथ हम इसकी प्रिपरेशन से लेकर के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ के सब कुछ अच्छे से समझ कर इसे फिनिश कर देंगे। शुरू करते हैं एल्काइंस। देखो एल्काइंस पता होगा हाइड्रोकार्बन फैमिली के सिंपल मेंबर्स जो होते हैं हमारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए एल्केन, एल्कीन और तीसरा जो मेंबर होता है वो एल्काइंस होता है। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि ये सिर्फ दो ही चीज से मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स पता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जा सकता है। मान लीजिए अगर मैं C4 की बात करूं तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन रहेंगे ये हम सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट विल बी 6 इसमें हाइड्रोजन रहेंगे। 2n-2 है ना, तो 4 2 8 2 दैट इज 6। तो 4 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन इसमें आ गए। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप एकदम बता दो कि भैया ये जो फॉर्मूला है वो एल्काइन का है। ठीक है, और यहाँ पे इस एल्काइन का क्या नाम है? ब्यूटाइन। ओके, अब ये हमें पता है कि इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स में इन्हीं दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो ये जिसमें मैंने किनारे वाले कार्बन के बीच लगाया और एक मैंने ये जिसमें बीच वाले कार्बन के बीच लगाया। दोनों के दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आपस में कहलाएंगे आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उन्हें पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर जो आपने 6 हाइड्रोजन लिखे हैं, 4 कार्बन के साथ क्या है? 6 ही हाइड्रोजन आएंगे। देख लो आप प्रूफ करके, बिल्कुल सही। आपको क्या करना है? हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पूरे करने हैं। भाई इस वाले कार्बन की बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है इस पर 3 बॉन्डिंग पहले से ही है, तो 3 बॉन्डिंग के बाद कितनी बॉन्डिंग बची? सिर्फ एक हाइड्रोजन इस पे आएगा। नंबर 2 कार्बन पे देखें तो 3 बॉन्डिंग 1 के साथ है और 1 बॉन्डिंग 3 के साथ है, तो इस पर 2 नंबर वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। बात करते हैं 3 नंबर वाले हैं कार्बन की, तो अगर इसकी बात करूं तो इस पर 2 हाइड्रोजन इजीली आ सकते हैं। दोनों साइड सिंगल बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड बचे 4 वैलेंसी में, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। और इस वाले की बात करता हूं 3 हाइड्रोजन इस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो ये क्या बना? C4H6 बना, क्योंकि हाइड्रोजन 6 ही है। अब इस वाले में भी देख लो, सेम चीज है। इस वाले में क्या होगा? 3 इस पे आ सकते हैं, 3 इस वाले पे आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस वाले को हम क्या कहते हैं? जिसमें फर्स्ट नंबर पे आप इसे सिंपल एन ब्यूटाइन बोल सकते हो, एन ब्यूटाइन। और इस वाले को आप क्या बोलोगे? इस वाले को आप बोलोगे 2 ब्यूटाइन, क्योंकि आप किधर से भी नंबरिंग करो जो आपके ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रही है वो सेकंड नंबर कार्बन से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका था जो मैंने बताया। एंड दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन इनमें पाया जाता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें अनसैचुरेशन होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव बेंजीन, बेंजीन की अभी बात भी नहीं कर रहे हैं, और बेंजीन में डबल बॉन्ड है लेकिन वो अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि उसमें भले ही डबल बॉन्ड हो लेकिन वो डबल बॉन्ड जो होता है एक तरह से अगर हम कहें तो वो रेजोनेंस में होने के कारण बिहेव नहीं करता। ठीक है, तो एक सैचुरेटेड में आता है, वो जब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैंने बता दिया अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे ज्यादा बार, तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? देखो यहाँ पे गैप का हुआ ना, ये मैं लिख देता हूँ, 120 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, पिकोमीटर में। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों में 134 के आसपास है। और अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 120 पिकोमीटर की बात हो गई। तो हमें ये दिखता है यहाँ से साफ साफ कि जैसे जैसे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। ओके, यस और नो? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? ये सेम रहेगी 112 पिकोमीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं देखूं क्योंकि अल्काइन है, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, लगभग 108 पिकोमीटर तक चली जाती है, थोड़ा सा चेंज आता है। अब वो चेंज क्यों आता है वो अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तब देखेंगे। तो ये ध्यान रखना, हाँ इसमें 112 होनी चाहिए जो कि एल्केन में भी होती है, एल्कीन में भी होते हैं, लेकिन एल्काइन में 108 पिकोमीटर है, थोड़ा सा स्लाइटली कम हो गई। ओके, ये पॉइंट होते हैं नोट करने के कि ऐसा हुआ क्यों, रीजन पूछने के लिए आएगा कि व्हाई इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज लोवेस्ट इनटू द एल्काइंस, एल्काइंस में सबसे कम क्यों होती है, इसका रीजन, तो रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, सफिक्स जो लगता है इसमें क्या लगता है? आइन लगता है। सफिक्स क्या लगता है? आइन। ओके, तो इसकी नेमिंग करते समय हम क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। देखो हाइब्रिडाइजेशन मैंने कल एल्कीन में भी समझाया था
और उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना था। इसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और इसी कहानी को आज मैं दोबारा से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ओके, बिल्कुल कोशिश करूंगा थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की। ओके, और आपको अच्छे से समझ में आए ऐसे मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज भाई, कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, दिस इज द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें जो कि हाइब्रिडाइजेशन से सबसे पहले जरूरी है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल में से उठा के p में भेज देता है। तो इस केस में s में एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है और p के तीनों में एक एक हो जाता है, दैट इज द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। sp2 में मतलब क्या था कि एक s वाला और 2 p वाले आपस में जुड़ के हाइब्रिडाइजेशन में आ गए थे। ओके, समझ लो बात। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp का मतलब क्या है कि सिर्फ एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। अब आपको हाइब्रिडेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो पता होगा कि अगर दो हाइब्रिड मतलब 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 2 ही नए ऑर्बिटल क्रिएट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही क्रिएट होंगे। समझ गए, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? अगर 2 एक s और एक p मिल रहा है तो 2 ही नए क्रिएट होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर मान लो एक s और 2 p मिलते हैं, 3 मिल गए तो 3 क्रिएट हुए थे। आज 2 मिल रहे हैं तो 2 क्रिएट होंगे। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हाइब्रिडेशन की कॉमन थ्योरी है। चल बात करते हैं sp। तो भाई अभी से क्योंकि 3D में थोड़ा समझाना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक टेबल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए एक मेज है, ओके, ये टेबल है। अब इस टेबल पे ना हमने कार्बन एटम रख दिया एक बीच में, हमने कार्बन एटम रख दिया। अब इस कार्बन एटम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो मेज पर इस तरह से रखे हुए हैं। आप समझ सकते हो ना कौन सा एक्सिस है, फ्रंट वाला जो सीधी लाइन ना वो वाला, ये वाले। और ये दोनों sp हाइब्रिड है। कैसे हैं? sp हाइब्रिड। अब मुझे बताओ जब sp हाइब्रिड ये हैं तो 2 इसके पास अनहाइब्रिड भी तो हैं। मान लो एक py और एक pz, ये तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है इनका, तो ये भी तो प्रेजेंट रहेंगे। अब मुझे बताओ ये कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे? ये प्रेजेंट रहेंगे एक तो ऊपर p वाला दैट इज py मान लो, और एक रहेगा कैसे बताओ मेज पर z एक्सिस में रखा हुआ। आई बात समझ में? भाई अगर मैं ग्रीन वालों के लिए x एक्सिस मान के चलूं, ठीक है, तो y वाला py y एक्सिस पे और ये जो रेड वाला है ये आपका z एक्सिस है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी मेज की लंबाई के अकॉर्डिंग x एक्सिस, चौड़ाई के अकॉर्डिंग y एक्सिस, और मेज से ऊपर और नीचे की साइड यानी उठाओ मेज के परपेंडिकुलर, ठीक है, y एक्सिस। क्लियर हुआ ना? समझ में आई बात? 3D क्लियर दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा क्या? तो ये एक्सिस में हटा देता हूँ। अब ये बस यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला हमारा एक अनपेयर्ड है, अनहाइब्रिड है, और एक ये वाला अनहाइब्रिड है। किसी को भी py मान लो, किसी को भी pz मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस को हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसी के साथ एक हाइब्रिड तो कार्बन क्या आया, एक और हाइब्रिड कार्बन आएगा, एक और हाइब्रिड कार्बन आएगा जो कि सेम हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। तो एक हाइब्रिड कार्बन क्या आ गया ना? तो इसमें भी sp हाइब्रिड है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, आ गया सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके भी क्या होंगे, p ऑर्बिटल वाले खाली होंगे, एक p ऑर्बिटल s वाला और एक कौन से वाला, z एक्सिस वाला, ठीक है, एक z एक्सिस वाला। अब इसमें आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड वो बनाते हैं? ये वाला जो बनेगा ये कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये जो ओवरलैपिंग में कौन सी बनेगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगी। तो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो पी वाई एक्सिस के हैं दोनों एक के सामने होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सामने, हाँ या ना? तो एक तरह से मैं अगर आपको एक्सिस के बेस पे दिखाऊं तो ये भी पी और ये एक तरह से इस तरह मिल रहे हैं, समझ गए ना? एक कार्बन का पी वाई है, एक कार्बन का पी वाई है, और ये पार्शियली ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल भी कह सकते हो गए। अब जब ये पार्शियली ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बताओ? ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे जल्दी से बताओ? पाई बॉन्ड। तो एक तो पी वाई वालों से पाई बॉन्ड बना, समझ गए। और फिर जो जेड एक्सिस वाले हैं वो क्या कहेंगे, भैया हम भी कर सकते हैं, हम भी बॉन्डिंग करेंगे। तो एक पाई बॉन्ड ये वाले भी बनाएंगे। तो एक जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो जो हमारा जेड एक्सिस पे है, समझ गए, इनकी ओवरलैपिंग से बनता है जेड एक्सिस वाला। तो एक पाई बॉन्ड ये बन रहा है। तो जब भी कोई पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले में दिखाया, समझ गए हो ना, डंबल में, ठीक है,
उस तरह से ओवरलैप करते हैं तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कैसे भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो इस बीच हमारे पास अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो जो दो कार्बन थे उनके बीच एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और दो पाई। अब इनके पास क्या रहा, तीन बॉन्ड बन गए, ठीक है, एक रह गया, एक रह गया। अब इधर इधर रह गया तो यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा, यहाँ पर आके कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल वाला रहेगा और यहाँ के आके जुड़ जाएगा, दैट इज एक एच, यहाँ जुड़ गया एक एच। अब मुझे बताओ ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर जुड़ते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बस। ठीक है, समझ गए, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे बताओ कार्बन कार्बन के और इस पूरे मॉलिक्यूल के C2H2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मैं इसे लीनियर स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है, तो चाहे आप किसी भी साइड ले लो, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, फ्लैट है, 180 डिग्री है। क्लियर हुआ, समझ में आई, अच्छे लगा जान के। चलो भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन था एल्काइंस का, जो सबसे छोटा एल्काइन C2H2 है उसका। ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस की, कि भाई एल्काइंस कैसे कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड आता है वो आता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, इससे। अब बात करते हैं कि क्या सर ये इतना कॉमन है कि ये पाया जाता है, जी नहीं, ये पाया नहीं जाता है, इसको बनाया जाता है। अब पहले मैं थोड़ा सा ना कैल्शियम के तुम एक कंपाउंड बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, अगर हमारा पेपर में एक दो क्वेश्चन उन्हें इजी लगाने हैं, कॉमन चीज आपसे पूछनी है, तो वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड दे देते हैं और उनके नाम पूछ लेता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे छोटा जो कंपाउंड आता है कैल्शियम के ऑक्साइड का, वो आता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम, कॉमन नेम क्विक लाइम। उसके बाद आता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम स्लेट लाइम, और इसको एक और नाम देते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी, CaOH होल ट्वाइस। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज आती है वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका कॉमन मतलब केमिकल नेम है। और अगर कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत है, बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, चौक भी यही है, मार्बल भी यही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, चौक हो गया, मार्बल हो गया, संगमरमर भी यही है। जब खड़िया से, खड़िया सब है क्विक लाइम, क्या ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला, जब इससे दीवारों पर पेंट किया जाता है तो उसके सूखने के बाद जो लेयर बन जाती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है। तो ये सारी चीज। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं वापस कि ये कैसे बना, तो ये बनाया जाता है CaCO3 का यूज करके। तो हम सबसे पहली चीज वही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले तो इसी को प्रिपेयर कर लो। तो इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसे प्रिपेयर किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको गर्म करने से हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहली चीज ये मिल गई, क्विक लाइम। अब जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इस पर कार्बन की रिएक्शन से, कोक की रिएक्शन से, कोक मतलब कोयला, कार्बन प्योर कोयला की रिएक्शन से हमें मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये सबस्टेंस हमें मिला। अब इस सबस्टेंस से हमें एल्काइन बनाना है, या हम बात करें तो एसिटिलीन बनानी है, या फिर एथाइन बनानी है। क्या बनानी है, इथाइन। तो अब देखो, इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ वाटर ओवर कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर या वाटर वेपर की रिएक्शन से क्या बनती है, इथाइन बनती है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है इसकी, CaC2 दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, और इस पर अगर वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, C2H2 बनेगा और साथ में CaOH होल ट्वाइस बनेगा। तो इन तीन कंपाउंड के, तीनों कंपाउंड का मैंने यहाँ पे यूज भी बता दिया कि तीनों के तीनों कंपाउंड इसी केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनती है, बनती है इथाइन, जो कि एल्काइन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट मेथड था फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड से बनाया, तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया। अगला हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं, ये मैं कल बता चुका हूं, जब एडजेसेंट कार्बन पर हैलाइड्स होते हैं, दो हैलाइड्स होते हैं और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड से दो प्रोसेस में बनता है, ठीक है। फर्स्ट, रिएक्शन विद KOH एंड देन रिएक्शन विद
सोडियम के साथ रिएक्शन से एंड देन रिएक्शन विद सोडियम अमोनिया से हमें क्या मिलता है? इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन और इथाइल। तो विसिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं। भाई विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? जब हमारे एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, दो हैलाइड्स हैं, अलग अलग कार्बन पे हैं, तो विसिनल डाइहैलाइड्स। और इस पर सबसे पहली रिएक्शन किसकी होनी है? KOH की। तो जैसे ही KOH की रिएक्शन होती है, इसमें से दो चीज निकल जाती है। एक तो निकलता है KBr, ठीक है, KBr दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड, ये निकलता है, और साथ में निकलता है वाटर H2, ये निकल जाता है। और जैसे ये निकलता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। ये समझ गए? इसमें से क्या हो रहा है? एक Br निकल रहा है, एक Br निकल रहा है, वो निकल के जा रहा है पोटेशियम के साथ, और एक हाइड्रोजन निकल रहा है, वो निकल के जा रहा है। बस इतनी सी इसमें कहानी, समझ गए? ठीक है, अब इसी सब्सटेंस की रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराने पर एक तो निकलता है NaBr और एक निकलती है अमोनिया गैस, ये निकल जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर बात समझ में? ओके, तो यहाँ क्या बन गया? ये बन गया इथाइल। तो ये हमारा सेकंड मेथड था फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तीसरा मेथड सबसे अच्छा और बहुत इजी है, यूजिंग द जिंक डस्ट, जिंक का प्रयोग करके। और जिंक डस्ट का प्रयोग करके हमने एल्कीन भी बनाया था, और इसी का थोड़ा सा सिमिलर मेथड है जिंक डस्ट का यूज करके एल्काइन बनाने का। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं टेट्रा हेलोएल्केन्स। टेट्रा हेलोएल्केन्स का मतलब क्या है? जिसमें 4 हेलोजन्स लगे हुए, जैसे कि CHCl2, CHCl2। अब यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, सेम ऐसे नीचे वाले पर दोनों कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अब जब इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है? जिंक इन क्लोरीन को लेके, या जो भी हेलोजन यहाँ पे लेंगे उसको लेके अलग हो जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे Cl था तो Cl को लेके अलग हो गया, Br होता तो Br को लेके अलग हो जाता है। तो कुल मिला के Cl तो सारा चला गया, तो यहाँ पे और कुछ जुड़ा तो है नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या जाता है? डबल बॉन्ड, और ये फॉर्म कर लेते हैं एल्काइन, दैट इज इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हेलोजन कोई और सा होता, लाइक अगर मैं बात करूँ CHBr2 होता और CHBr2 इस तरह से होता, तो क्या होता? जिंक Br को लेके चला जाता, तब ये क्या बनाता? ट्वाइस Zn Br2 बनाता, ठीक है। और जो ये CH है उनमें ट्रिपल बॉन्ड जाता, तो फिर से एथेन बनता। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बता दो सब क्लियर हो गया क्या? ठीक है, सो फ्रेंड देखो, एल्काइन की इतनी कोई प्रिपरेशन नहीं है, 3 प्रिपरेशन हमारे पास आई, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा अब जो इनकी चीजें आएगी वो आएगी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हम पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस। और इतना तो आपको पता लग गया होगा कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर और उनका ऑर्डर जनरली हमारे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। टीजीटी में सबसे कॉमन चीज होती है एसिडिक ऑर्डर में लगाना, बेसिक ऑर्डर में लगाना, ये ऑर्डर कैसा होता है, कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, कौन सा बेसिक बिहेवियर दिखाता है, इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं भाई, ना तो एल्कीन ना एल्केन ने इतना एसिडिक बिहेवियर दिखाया, लेकिन जो हमारा एल्काइन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। तो अब इसका रीजन भी पूछेगा वो, तो इसका रीजन क्या है, ये एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाता है? तो इसके रीजन मैं तीनों तीनों लिख देता हूँ। सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है कि ये sp हाइब्रिड है, और sp हाइब्रिड के कारण इसमें क्या होता है? 50% s कैरेक्टर। समझ गए हो भाई? एक s और एक p था, तो टोटल अगर परसेंटेज निकालो तो 50% s कैरेक्टर हो गया। और 50% s कैरेक्टर का मतलब क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर कोई चीज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? जो बाहर कोई दूसरा जुड़ने वाला आया उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ही नहीं होंगे। समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 में से वो क्या कर रहा है कि 3 तो हाइब्रिड में है, उनको तो वो छेड़ ही नहीं सकता, और जो एक हाइब्रिड वाला है उसको क्या कर रहा है? थोड़ा सा अपनी ओर खींच रहा है, उनको अपनी ओर खींच रहा है। जो हाइड्रोजन के साथ वाला था उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जब हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये चीज मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी समझाई थी, जब कोई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन क्या कहेगा? भैया मैं क्यों रुकाऊं, मैं तो जा रहा हूं। तो यहाँ पर सेम चीज हो रही है कि जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से ज्यादा कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो ये जो कार्बन है, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का भी कारण क्या है? 50% s कैरेक्टर, ये आपसे पूछेगा वो। ओके, जिसके कारण ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के जो कोवेलेंट बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इट मींस लॉस ऑफ H पॉजिटिव मेक्स Eg, है ना। अब ये H प्लस को जल्दी लॉस कर सकता है, और जब ये H प्लस को जल्दी लॉस कर सकता है, तो मुझे बताओ ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा कि नहीं? ठीक है, दिस कॉज एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्काइन। तो कहा था ना मैंने कि मैं इस चीज को समझाऊंगा। ओके, अब इसमें ये भी आता है कि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ छोटी हुई थी, वो भी इसी के कारण हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेता है कार्बन, जिसके कारण इनके बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा लगा, समझ के आया? बिल्कुल क्लियर समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर किसी टाइप का? ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछा जाए, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं। एल्काइंस जो हैं सबसे ज्यादा एसिडिक हैं, फिर एल्कीन उससे कम एसिडिक होंगे, और सबसे कम एसिडिक कौन होंगे? एल्केन। यानी कि CnH2n-2 सबसे ज्यादा, CnH2n ये उससे कम, और CnH2n+2 सबसे कम। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला लिख सकते हैं C2H2, इसमें C2H4, इसमें C2H6। समझ गए? दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। ओके, ये याद रखना एल्काइन में क्यों होता है। चीजें आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो ये एसिडिक बिहेवियर था जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या आती है? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन में और एल्काइन में सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है, एल्केन में नहीं होती। रीजन भी है एल्केन में ना होने का, क्योंकि उसके पास किसी को जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है। एल्केन की अगर मैं बात करूं तो एल्केन के पास कोई जगह ही नहीं है भाई। अगर मैं C2H6 की बात करूं जो कि एल्केन है, ठीक है, तो इसके पास कोई जगह ही नहीं है, कहां जोड़ेगा? टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है सब। लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूं इसकी, तो इसके पास तो जगह है, ये जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ेगा, उसकी जगह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसी को जोड़ के, तो ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है। सिमिलरली जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो भी दे सकते हैं एडिशन रिएक्शन। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, किसी को भी इजीली जोड़ लेगा। सो एल्कीन एंड एल्काइन गिव द एडिशन रिएक्शन, केवल यही दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं, और जो हमारा एल्केन होता है डजंट गिव द एडिशन रिएक्शन। समझ में आई बात? छोटी छोटी चीजें बट याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं एल्काइंस पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इजी है, एल्काइन है हमारा, अगर हम इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इनटू द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, वो भी खासकर डी ग्रुप वाले निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ओके, इनकी प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों पे एक एक जाएगा। जब दोनों पे एक एक जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, यानी एल्काइन से एल्कीन बना। और अगर और भी ज्यादा हाइड्रोजन आपके पास है तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, यानी कि ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, हाइड्रोजन जुड़ती चली गई, बॉन्ड्स कटते चले गए। समझ गए? अच्छा लगा? तो सिंपल सी रिएक्शन है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्या हैलोजेंस को भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है भैया, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसी को भी जोड़ लो, जिसकी जरूरत हो, जिसको जरूरत हो वही आके जुड़ जाए। मान लो हमने Br2 को जोड़ा, तो पहले क्या होगा? सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह दोनों पे एक एक Br। ऐसा नहीं कि दोनों एक पे टिका दोगे, नहीं, दोनों पे एक एक, बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर। और फिर से अगर आपके पास एक्सेस में है Br तो फिर से जुड़ जाएगा, आपकी बार क्या होगा? एक और बॉन्ड खत्म, दो दो Br जुड़ गए। समझ गए? ठीक है, तो ये क्या बना था? ये डाइब्रोमो एथीन बना था। ये क्या बना? ये बना टेट्राब्रोमो एथीन, टेट्राब्रोमो इथेन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कोई भी चीज अगर जोड़नी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड एक पे एक, एक पे एक, बस। दोनों चीज सेम है तो दोनों पे जोड़ दी, अगर एक पे दोनों चीज अलग अलग है तो एक पे कोई एक जोड़ो, दूसरी पे दूसरी। अब चलते हैं आगे, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये आपको क्लियर कर देगी। हाइड्रोजन हैलाइड्स का क्या मतलब है? HX, और X की जगह क्या हो सकता है? X की जगह क्या हो सकता है? कोई भी हाइड्रोजन, जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, इनका एडिशन होगा। ठीक है, इनका एडिशन होगा। और ये सेम चीज मैंने एल्कीन में भी समझाई थी, उसी के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। ओके, मार्कोनिक क्या, वो भी उसमें लगेगा सिमेट्रिक में। अगर हम बात करते हैं सिंपल वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें तो कोई मार्कोनिक की जरूरत नहीं है। अगर हम HCl का एडिशन करें तो भैया एक पे हाइड्रोजन और एक पे Cl, यहाँ Cl और एक पे हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो दो गए। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बना क्लोरो एथीन।
अब क्या और भी जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे तब तक जोड़ते जाना है जब तक उसपे सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाता। अब मुझे बताओ इस पे कौन से पे जोड़ना चाहिए, पहले नंबर के कार्बन पे या दूसरे पे? ये आपको बताना है इसके बाद। क्लोरीन किस पे जोड़ो, पहले नंबर कार्बन पे, दूसरे पे? यस, पहले वाले पे जाएगा, क्योंकि हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा था किस पे जाता है, जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, HC, और इसी C पे दोनों Cl आ गए और इसमें CH3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो ये क्या बना, ये बना 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हुआ। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिक की। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिक, तो अनसिमेट्रिक में मार्कोनिकॉफ रूल भी लगेगा। तो अनसिमेट्रिक मतलब ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये। और अगर इस पे HCl का एडिशन कर रहे हो तो ये कहते हैं C कहाँ जाएगा, सॉरी Cl कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा। तो वो कहते हैं जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन हो या फिर ना हो उस पे जाएगा Cl और इस वाले पे H। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CCl, CH नहीं आएगा CCl आएगा, C के साथ Cl और डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। और इस पर अगर फिर से HCl का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H3C, फिर ये वाला और इसी वाले पे Cl जाएगा भाई, इस वाले पे। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3। तो ये क्या बना, ये बना 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो समझ गए मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है किसी भी रिएजेंट का, जैसे HCl में से Cl नेगेटिव था, वो उस कार्बन पे जाता है जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं या फिर नहीं होते। क्लियर होते, ठीक है। चलो ये हो गया। अब करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। सेम चीज है, एडिशन ऑफ वाटर मतलब H2। H2 में दो पार्ट होते हैं, अगर मैं H2 को तोड़ूं तो दो पार्ट है, एक पॉजिटिव OH पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। बस आपको ये समझना है कहां पर कौन सा जाएगा। देखो ये सिमेट्रिक है और ये अनसिमेट्रिक है, दोनों पर वाटर का एडिशन होना है। आपको बताना है क्या बनेगा। तो देखो इस वाले में क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं कि मान लो इस पे OH जोड़ा तो इस पे हाइड्रोजन जोड़ दो, फिर से H2 जोड़ो, फिर H2 जोड़ोगे तो क्या होगा, OH OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया। हाँ यार, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? ओके, ये बन गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, फिर से अगर H2 जोड़ोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 COH डबल OH आ जाएंगे और CH3, ये बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे पहले बने थे Cl वाले, ऐसे इसमें बन जाएंगे OH वाले। अब एक चीज खास है, यहाँ जो एक कंपाउंड बन रहा है ना बीच में, वो आपके लिए अच्छा है। एक इसमें खास बात है, इस वाले कंपाउंड, इस वाले, ये एक आइसोमेरिज्म दिखाते हैं जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। ये क्या शो करता है, टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते किसी में भी, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये जो है सबसे पहले इसमें दिखाऊंगा CH OH डबल बॉन्ड CH2 इसमें। ठीक है, ये A मान लो, ये B मान लो। तो पहले ये वाले में देखो, तो इसमें क्या होता है ना कि जो ये डबल बॉन्ड है वो ट्रांसफर होता रहता है और H ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन किसको दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा कार्बन, हाइड्रोजन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चली जाएगी। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा C डबल बॉन्ड O H और CH3। अब बात ध्यान से सुनो, ये क्या था हमारा, ये था इनऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल। ठीक है, ये इनऑल था। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो ये सिर्फ एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और इनॉल में ये क्या रहता है, बदलता रहता है एक दूसरे में। ठीक है, ये टिकता नहीं, किसी एक में भी रिप्रेजेंट नहीं होता, आपस में चेंज होता रहता है, वापस 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 वापस, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, लेकिन कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। समझ में आई बात? अच्छा लगा जान के? देखो जो चीज जहां आती है ना मैं बता देता हूँ, वैसे ही याद आ जाता है तो बता ही देता हूँ। कंपाउंड देख के दिख गया तो मैंने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं इस वाले की, बी वाले की। अब बी वाले में देखो CH3 है, यहाँ C है, इस पे OH था, डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इस वाले पे जाएगा। तो क्या होगा, ये CH3 एज इट इज, ये C, इसमें डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक यहाँ चला गया। तो इस बार क्या बना, ये तो इनऑल ही है, डबल बॉन्ड और ऑल, इनऑल, पूरा नाम चाहे जो बने वो लिख लेना। और ये क्या बन गया, ये बन गया कीटोन। तो जैसा हमारे पास कंपाउंड होता है उसके हिसाब से कीटोन या एल्डिहाइड बन सकता है। समझ गए, ये दोनों आपस में क्या है, टोटोमर्स।
और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब खास बात चीजें दोबारा से रिपीट करता हूँ, टॉटोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, कोई भी अलग से एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा लगा जान के? ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? ये चीजें यहीं पे याद करनी होती हैं और ऐसी चीजें आपके एग्जाम में जरूर आएंगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद आज की हमारी इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन बचती है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है बहुलकीकरण। ये मैं कल भी समझा चुका हूँ। क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जब आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। और इन छोटे मॉलिक्यूल्स का मोनोमर्स कहते हैं। ओके, और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है इसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इतना सा है। तो इसमें ना जो एसिटिलीन है उसमें दो तरह का पॉलीमर होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, दैट इज रैखिक बहुलकीकरण, और दूसरा होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक बहुलकीकरण। और ये साइक्लिक वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, रीजन अभी पता लग जाएगा। तो बहुलकीकरण में क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे, यानी बहुत बड़ी संख्या में लेना पड़ेगा। तो मान लो फिलहाल में 2 का करके दिखा लो। मान लो 2 हमारे पास इथाइन है, दोनों इथाइन है। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, इनके बीच में क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड, और फिर ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। समझ गए, क्लियर हुआ? तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा विनाइल एसिड। अब ये प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा, आगे ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एन, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, 100, 50, 150 कितने भी हो सकते हैं। तो जब ये होता है तो इसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या होती है, CH डबल बॉन्ड CH, ये होती है इसकी सिंगल यूनिट। और ये एन टाइम्स जुड़ जाती है, यानी सेम चीज इसमें जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन, क्योंकि एक तरह से एक ही उसमें चल रहा है। और इस कंपाउंड का नाम है पॉलीथीन। क्यों है पॉलीथीन, क्योंकि देखो पोली मतलब बहुत सारे, थीन मतलब इन वाले, यानी कि एल्कीन वाले, इसलिए इसका क्या नाम है, पॉलीथीन। अब बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड बेंजीन, क्योंकि इससे क्या बनता है, बेंजीन बनता है। और मैंने बताया था ना, बेंजीन हमारा अगला हाइड्रोकार्बन है इस चैप्टर में। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और फिर बेंजीन, जो कि एरोमेटिक भी है लेकिन है तो हाइड्रोकार्बन, इसलिए वो पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब बेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है तो समझ लीजिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, इसमें 3 एल्काइन जो है आपस में इस तरह से जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ने से मतलब क्या है कि ये एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे आयरन क्यूब में पास कराने पर, (773 केल्विन पर, तो ये क्या करेंगे बताओ, इनमें ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रह जाएगा, और वो डबल बॉन्ड बाकी के जो हमारे हैं मॉलिक्यूल्स उनको जोड़ देगा। सो दिस इज द बेंजीन। क्या बना ये, बेंजीन। ठीक है भाई, तो एल्काइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या मिलता है, बेंजीन। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा जो एल्काइन वाला पार्ट था ये होता है कंप्लीट। ठीक है, जितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा एल्काइन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो भी कुछ था वो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, देखो मैंने आपको सारी रिएक्शंस करा दी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा मतलब स्टडी नहीं करे हैं पहले, कभी आपने नहीं पढ़ा है, तो एक चीज रिक्वायर्ड मैं कहूंगा कि आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। इनके नोट्स जरूर बनाने, एक एक बार मतलब चाहे पूरा देख के बना लो, पीडीएफ सामने खोल लो, उसको देख लो आराम से, जो कि तो लिख दो, लेकिन नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद क्या होगा, आपको ना अपने नोट्स से लिखते समय रिएक्शंस याद होने लग जाएगी, और आप भी उनमें इंटरकनेक्शन निकाल लोगे। इंटरकनेक्शन निकालने से क्या होता है, हमें चीजें ज्यादा याद रहती है, एक ही टॉपिक से 10 टॉपिक याद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात? और आई होप कि क्लासेस सही लग रही होंगी, समझ में आ रहा हो सब, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता दो। अब कल से हम क्या शुरू करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे बेंजीन। सर पीडीएफ ऐप पर है, पीडीएफ अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा, वैसे होगी जरूर, क्योंकि ये चैप्टर मैं पहले भी करा चुका हूँ, बहुत पहले भी हो चुका है, इसलिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए। पीडीएफ की बात बताता हूँ, अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो जो चैप्टर का मेन टाइटल है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, अगर वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी सर्च करोगे तो सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी पड़ी हुई है, सारी पीडीएफ पड़ी हुई है।